अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। फ़लस्तीन के ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद हो चुके हैं और इसी सिलसिले में मुस्लिम ममालिक के सरबराहान की डोनाल्ड ट्रंप के साथ अहम बैठक भी हुई है, जिसमें गजा के मुस्तकबिल के फैसले के हवाले से गुफ्तगू की गई है। इस मुलाकात में मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं ने गजा में जंग बंदी से मुतालिक तजावीज़ पेश की हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, इंडोनेशिया, तुर्किया, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन के सरबराहान मुलाकात में शरीक थे। अब इस मुलाकात का सरकारी तौर पर कोई एलामिया तो जारी नहीं हुआ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुलाकात के बाद ये दावा किया है कि गजा पर पेशरफ्त हो सकती है और गजा के लिए कुछ इकदाम किए जा। अब डोनाल्ड ट्रंप फ़लस्तीन के मामले के हल के लिए पुरुमीद दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि क्या अरब ममालिक की ट्रंप से मुलाकात और उनका फ़लस्तीन के मसले पर जोर देना मौसर साबित होगा? तो ऐसा बज़ाहिर मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अपने खिताब में बरमला अंदाज में कहा है कि फ़लस्तीन करना हमास को इनाम देने के बराबर है। अब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से डोनाल्ड ट्रंप ने जो खिताब किया और मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से मुलाकात के बाद जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, उसमें बहुत बड़ा तज़ाद सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा में जो खिताब किया उसको सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ट्रंप अमरीकी सदर से ज़्यादा इसराइल के तर्जुमान बनकर सामने आए हैं और उस ग्रैंड हॉल में जहां डोनाल्ड ट्रंप अपनी तकरीर कर रहे थे, उसमें इजरायली सफ़ीर डेनी सिर्फ ट्रंप की तकरीर से खुश दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो बात हरफ ब हरफ कर रहे हैं वही इसराइल की पॉलिसी है। यानी अमेरिका ने एक तरह से ये वाज़े कर दिया है कि वो फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम नहीं करेगा। तारीख़ देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में अमेरिका और अमरीकी सफारत खाना तेल अवीव से यरूशलेम में शिफ्ट कर दिया था और इसी यरूशलेम को इसराइल का दारुल खिलाफा करार दिया था। ऐसे में ये मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप मगरबी किनारे को भी इसराइल का हिस्सा करार दे दें। अब पूरी दुनिया एक साइड पर खड़ी है और ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम नहीं करते तो फिर सूरत हाल पेचीदा हो सकती है। और ट्रंप फ़लस्तीनियों को बेघर करने की बात भी कर रहे हैं और 20 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों को उर्दन और मिस्र मुंतकिल करने का इंदिया दे रहे हैं, जबकि अमरीकी सदर दोनों ममालिक को यह धमकी दे रहे हैं कि अगर उन्होंने फ़लस्तीनियों को अपने पास पनाह नहीं दी तो उनकी इमदाद बंद हो सकती है। अमरीका की जानिब से उर्दन और मिस्र पर इस हवाले से दबाव बढ़ाया जा रहा है। यानी देखा जाए तो फ़लस्तीन के हवाले से अभी सूरत हाल धुंधली है। अभी फ़ौरी तौर पर जो इक़दाम किए जा सकते हैं वो फ़लस्तीन में फ़ौरी जंग बंदी हो सकती है। इसके अलावा गजा में भूख, जिसको इसराइल एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, उसको रोका जा सकता है। अब इसी पैराए में मुस्लिम ममालिक के लीडर जमा हुए हैं। उनका ये किरदार होगा कि या तो वो जंग बंदी कराएं या फिर भूख को ख़त्म करें, लेकिन जहाँ तक जंग बंदी की बात है तो फ़िलहाल वो होती भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इसमें संजीदा दिखाई नहीं दे रहे। और डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त यहूदी लॉबी का प्रेशर भी है, क्योंकि अमरीकी सदर की टीम में यहूदी लॉबी शामिल है और ये यहूदी लॉबी कारोबार से मुंसलिक है और इसी लॉबी ने ट्रंप को सदारती इंतखाब लड़ने में मदद भी दी है। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप को अवामी हिमायत भी चाहिए, इसलिए कि उनको गजा में जंग बंदी करानी होगी और वैसे भी वो अमन का नोबल इनाम भी हासिल करना चाहते हैं और फ्रांसीसी सदर भी उन पर ये वाज़े कर चुके हैं जब तक अमरीकी सदर फ़लस्तीन में जंग बंदी नहीं कराते तब तक उन्हें अमन यानी जो नोबल पीस प्राइज़ है वो नहीं मिल सकता है। अब एक तरफ ट्रंप नोबल इनाम लेना चाहते हैं और दूसरी जानिब उनको अंदरूनी दबाव का भी सामना है। एक तरफ उनकी हुकूमत भी है और दूसरी जानिब अवामी साख है। अब ट्रंप दोनों में से किस चीज़ का इंतखाब करते हैं ये देखने से ताल्लुक़ रखता है। अब जहाँ डोनाल्ड ट्रंप को मुश्किलात का सामना है तो वही मुस्लिम ममालिक को भी चैलेंजेस दरपेश हैं। अगर मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन में भूख या जंग बंदी ख़त्म नहीं कराते तो सवाल ये है कि मुस्लिम ममालिक के पास ऑप्शंस क्या बचेंगे? क्या वो कोई मुश्तरका फ़ोर्स बनाएंगे या फिर सफारती सतह पर इसराइल और अमरीका का बायकॉट करेंगे? ये देखना होगा कि और दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप की चंद इस्लामी ममालिक के सरबराहान मुमलिकत से मुलाकात में शहबाज शरीफ की शिरकत सबसे ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई और इसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में बहुत तेज़ी से होती हुई तब्दीली है। आलमी मुबस्सिरीन के नज़दीक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस इजलास में शिरकत करना इस बात की दलील है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है। बुनियादी तौर पर अमरीका और कतर ने इन मुस्लिम ममालिक को कॉन्फ्रेंस के लिए ख़ुद मुंतखब किया, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अमरीका हो या फिर खलीजी ममालिक, वो ख़ित्ते में पाकिस्तान के किरदार को हम समझते हैं। फ़लस्तीन और खलीजी ममालिक की सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान का किरदार बढ़ चुका है। और दूसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान आलमी फ़ोरम पर जिस तरह से फ़लस्तीन और उन तमाम मुस्लिम ममालिक की आवाज़ बना हुआ है जिनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, जिनमें ईरान भी शामिल है और अभी हाल ही में ईरान के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में जो करारदाद पेश की गई जिसमें अल्जीरिया, चीन, पाकिस्तान और रूस ने यह मुतालबा किया था कि ईरान पर पाबंदियाँ हटाई जाएँ, गो कि ये मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया। लेकिन इससे ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान सफारतकारी के मैदान में भरपूर तरीके से सरगर्म है और जिस आलमी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी मौजूद है
वहाँ पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का मुकदमा बखूबी लड़ रहा है। और फिर 10 मई के बाद अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत हुए हैं। भारत के खिलाफ जंग में फतह के बाद अमेरिका ने जिस तरह पाकिस्तान को सराहा है, फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अमेरिका में जिस तरह से पूरे प्रोटोकॉल के साथ दावत दी गई है, तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। फिर इसी तरह अरब ममालिक में पाकिस्तान का किरदार नुमाया हुआ है और हमारा बेहतरीन इमेज उजागर हुआ है। और अब इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी स्टेट है, सिक्योरिटी ताकत होने के साथ साथ वो सिफारतकारी में भी बड़ा किरदार अदा कर रहा है और मज़ीद किरदार अदा करने के लिए भी तैयार है। जबकि दूसरी जानिब सिफारती सतह पर पाकिस्तान ने भारत को बहुत पीछे छोड़ दिया है। इस वक्त नरेंद्र मोदी भारत में मौजूद है। 27 सितंबर को एस शंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करना है। यानी ये वही अमेरिका है जो पहले भारत को आसमान पर बैठाया करता था और जब ट्रंप की बतौर सदर हल्फ बर्दारी थी तो एस शंकर पहली सफ़ में बैठा हुआ था और उस वक्त मोदी और ट्रंप की दोस्ती की बहुत बाज़गश सुनाई दे रही थी। लेकिन इसके ठीक 8 माह के बाद उसी भारत की अहमियत अमेरिका की नज़रों में कम होती हुई नज़र आ रही है। आज सूरत हाल ये है कि इसी वाइट हाउस के अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूद है, जहाँ ये फैसला हो रहा है कि फ़लस्तीन में अमन कैसे लेकर आना है। अब इस सारी सूरत हाल को देखा जाए तो हर एतबार से ये पाकिस्तान की जीत है कि एक तरफ पाकिस्तान अरब ममालिक के करीब हो चुका है तो दूसरी जानिब उसी ने भारत को भी दीवार से लगा दिया है। यूरोप में भी भारत की अहमियत घट रही है। इसी तरह अमेरिका में जो भारत लॉबिंग करता था IMF और फिर FATF में पाकिस्तान की साख को जिस तरह भारत ख़राब करने की कोशिश करता रहा है, अब हालात ये हैं कि भारत किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। ज़ाहिर है ये एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बहुत बड़ी कामयाबी है जो पाकिस्तान को हासिल हुई है। हमने पर बात करेंगे इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हमजा शफकत साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम हमजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा साथ ऐसा सवाल है, जो अरब सरबराहान ममलिकत मुस्लिम सरबराहान ममलिकत में कहूँगा उनकी मुलाकात होती है, ट्रंप मीडिया से बात करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं इशारा मिलता है उससे पहले भी और उसके बाद भी कि शायद फ़लस्तीन को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत तस्लीम करने के लिए कोई संजीदगी है, जिसमें वो कंडीशनल रख रहे हैं कि हमास सरेंडर करे फ़लस्तीनी अथॉरिटीज़ के सामने। लेकिन फिर UN जनरल असम्बली के अंदर खिताब होता है और उसके अंदर वो कह देते हैं कि ये तो हमास को इनाम देने के मुतरादिफ होगा। नज़र आता है कि वो नहीं चाहते कि किसी तरीके से फ़लस्तीन की जो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हैसियत है उसको तस्लीम किया जा सके। तो व्हाट आर दे अप टू, क्या चाहता है? क्या अमेरिका एक बार फिर वीटो करने के लिए तैयार है? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ों को देखना बहुत हद तक ज़रूरी है। पहली चीज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 प्लेटफॉर्म्स को उनके लीडर्स को प्लेकेट करने की पूरी भरपूर कोशिश की है। जहाँ पे वो जब OIC का समिट होते हैं, मुसलमान दुनिया के जो ममालिक के जो रहनुमा हैं उनसे जब वो मिलते हैं और UNGA के अंदर जब वो मिलते हैं तो 2 डिफरेंट ऑडियंसेस को वो केटर करने की कोशिश कर रहे हो। हमें डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के अंदर इस चीज़ को देखना होगा कि वो एक मास्टर टैक्टिशियन है। आपने सही हवाला दिया कि UNGA के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जब वो तकरीर कर रहे थे उधर उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया कि हॉस्टेजेस के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। मुसलमान दुनिया के रहनुमाओं से या प्रेसिडेंट से और प्राइम मिनिस्टर से जब वो मिलने हैं तो वो इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि गाजा की जंगबंदी मैं करवाऊंगा, क्योंकि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की भी जंगबंदी में बहुत हद तक एक अहम किरदार अदा किया है। पर हमें ये साफ जाहिर होना चाहिए कि जब तक इजरायली लीडरशिप के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगेंगे, जब तक सेटलमेंट एंटरप्राइज खत्म नहीं होगा, जब तक बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो कंपनीज है वो सेटलमेंट एंटरप्राइज के साथ ट्रेडिंग करना खत्म नहीं करेंगी, ये मामला हल नहीं हो सकेगा। आप बात कर रहे हैं कि जब बात आ जाती है खाने की इमदाद की, अगर हम बात करें या ह्यूमैनिटेरियन एड इसको ऐसे कह लेते हैं, और उसकी अगर हम बात करें उसमें भी पेशरफ तब होगी जब इसराइल जो है वो ब्लॉकेड खत्म करेगा गाजा की। अभी भी वो एक ओपन एयर प्रिजन है, वो दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन है। इसका जो हवाला हम कश्मीर के साथ हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। और भारत की जहाँ तक बात है, ये सही बात है कि पाकिस्तान की सफारती ताल्लुकात के हवाले से अगर हम हाल ही में जो सऊदी अरब के साथ जो हमारा पैक्ट हुआ है और हमने सिक्योरिटी गारंटीज दी हैं और हम मशरिक़ वस्ता की सियासत के अंदर एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ इस चीज़ को भी जानना ज़रूरी होगा कि ट्रंप का उस तरह का इंटेंशन नहीं है कि इसराइल के ऊपर प्रेशर डाला जाए। 2018 में जेरूसलम को दारुल हुकूमत करार देना इसराइल का ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। अभी बात ये हो रही है और इसका आपने सही फरमाया कि जब उर्दन से बात हो रही है, मिस्र से बात हो रही है रिलोकेशन की, तो ये जो बात कर रहे हैं मुस्लिम ममालिक के सरबराह के सामने कि हम इस चीज़ को जो है अमेरिका इस चीज़ को रिजॉल्व करेगा, कैसे रिजॉल्व करेगा जब ऑक्यूपेशन एंट्रेंच्ड है, हज़ारों की तादाद में जो है औरतों और बच्चे शहीद हो रहे हैं गाजा के अंदर, तो कैसे आप और हाल ही में अभी इसराइल ने तो कतर के ऊपर अटैक किया जहाँ पे हमास की लीडरशिप को उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की है। उसके ऊपर मार्को रूबियो का क्या रद्द-ए-अमल आया था? उन्होंने साथ ये कहा था कि हॉस्टेजेस के ऊपर हमास को जो है फोकस करना चाहिए और फिर जब कोई अमन की बात होगी। ये इस तरह से नहीं चलता। मेरे ख्याल से इनके जो स्टेटमेंट्स हैं कॉन्ट्रडिक्टरी हैं।
यूएनजीए के ऑडियंस को एक और स्टेटमेंट दे रहे लेकिन हैं। हमजा रिफत साहब एट दिस पॉइंट इन टाइम देखिए वेस्ट की तरफ से जो प्रेशर सामने आया, इवन ग्लोबल नॉर्थ की तरफ से भी कोई प्रेशर जो अमेरिका पे एक्सर्ट किया जा रहा है, और फिर फ्रॉम विद इन द यूएस जो प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है, अगर इस सब के बावजूद भी ये नहीं होता है तो फिर यूएन जनरल असेंबली की अपनी सिग्निफिकेंस क्या है? वो तो सिग्निफिकेंस खो नहीं रहा है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म सिग्निफिकेंस खो नहीं देगा। आपको याद होगा 6 महीने पहले अल जज़ायर ने जब रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की थी एक वीटो की वजह से, और उसका एक रिप्ले हुआ है, ये जो कुछ दिन पहले की बात है, उसका एक वीटो की वजह से वो सारा जो रेजोल्यूशन है पीस मेकिंग का, ऑक्यूपेशन खत्म करने का, पोटेंशियल स्टेटहुड की यूनिवर्सल रिकग्निशन का, वो स्कटल कर दिया था अमेरिका ने। तो मेरा नहीं ख्याल कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा पब्लिक ओपिनियन को और शिफ्ट ग्लोबल अलायंस को ज्यादा समझते हैं। उन्होंने तो यूएनजीए की तकरीर के अंदर यूरोप को भी तनकीद का निशाना बनाया कि आप एक हार्डलाइन पॉलिसी क्यों नहीं अपना रहे इस्लाम के खिलाफ, इमिग्रेशन के खिलाफ। तो मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखें, जब तक अमेरिका की वाशिंगटन की एस्टैब्लिशमेंट के अंदर नियोकॉन्स बैठे हुए होंगे, इजरायली सिंपथाइजर्स बैठे हुए होंगे, हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि डेमोक्रेट्स के दौर में भी इस तरह से था, इजराइल का जो मामला है और जो फलस्तीन का मामला है उसके ऊपर पेशरफ नहीं आ सकी। और ये एक हार्ड रियलिटी है यूएनजीए की फंक्शनिंग के हवाले से। जब चीन, रूस और इस तरह के जो ममालिक है वो एक तरफ होते हैं, फ्रांस का हम जिक्र कर ले जो अभी कहा कि फलस्तीनी स्टेटहुड को हम रेकग्नाइज करेंगे, तो सिंपल सी बात है कि एक वीटो पावर की वजह से सारा स्कटल हो सकता है। यूएनजीए का निजाम ही सारा मेरे ख्याल से एक ब्यूरोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट है किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की, क्योंकि वहां पे माइट इज राइट वाला सारा मामला चलता है। और डोनाल्ड ट्रंप पब्लिक ओपिनियन के ऊपर ज्यादा कुछ वो जोर नहीं देते। देखिए अमेरिका के कैंपस के अंदर प्रोटेस्ट जब हुए, फलस्तीनी निकले, उसमें सबसे ज्यादा पहले लेफ्ट विंग इंटेलेक्चुअल्स निकले थे, इजरायली यहूदी इंटेलेक्चुअल्स निकले थे। उनको उन्होंने कह दिया ये सब टेररिस्ट हैं, ये तो इंसरेक्शन चाहते हैं, ये तो सिविल वॉर चाहते हैं। हजारों की तादाद में जो फलस्तीनी स्टूडेंट्स हैं उनको या तो डिपोर्ट कर दिया गया है या आईसीई ने उनको डिटेंशन के अंदर रखा हुआ है। तो ट्रंप डजंट केयर अबाउट पब्लिक ओपिनियन, और इसी वजह से एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव में आपको दे रहा हूँ कि जितना मर्जी प्रेशर पड़ जाए, अमेरिका जब तक इजराइल के ऊपर ये जो अनकंडीशनल सपोर्ट है और इनके आइन के अंदर एक शिक है जहाँ पे उन्होंने आर्म्स डील्स जो है इजराइल को सैंक्शन करनी है, जब तक ये खत्म नहीं होगा तो फलस्तीन का मामला हल नहीं हो सकता। लेकिन हमजा रिफत साहब, दिस इज वेरी सैड साइड ऑफ द पिक्चर। देखिए मैं ये अब अगर नहीं होगा, और फिर अरब इस्लामिक वर्ल्ड भी देख रहा है, मुस्लिम ममालिक के सरबराहान भी हैं, वेस्ट से भी प्रेशर आ रहा है, इटली के अंदर फ्रॉम विद इन द इटली प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, यूएस के अंदर कांग्रेस जो कह रही है, जाहिर है वो भी एक रिएक्शन तो ट्रंप को फेस करना पड़ रहा है। तो इसके बाद कौन सा ऐसा फोरम आपको अल्टरनेटिव फोरम के तौर पे उभरता हुआ नजर आ रहा है कि एससीओ के फोरम को मजबूत किया जाएगा, उसको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा कि वो यूएन जनरल असेंबली का कोई पैरेलल ऐसा प्लेटफॉर्म बन सके जो इफेक्टिव हो और फिर कोएर्सिव फोर्स इस्तेमाल करके कम से कम इस मसले को हल किया जा सके? नहीं, आप सही फरमा रहे हैं, क्योंकि अगर हम एससीओ के मेंबर स्टेट्स को देखें उनमें से तो C5 हैं जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, ईरान है और चाइना और रशिया। चाइना वो वाहिद मुल्क है जिसके दोनों ये आप कह सकते हैं साइड्स के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है, फलस्तीनी लीडरशिप के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है, इजरायलियों के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात है। रशिया का, और क्योंकि मेरे ख्याल से रशिया और इजराइल के अंदर भी काफी हद तक तनाव इस मामले के ऊपर बढ़ चुका है, क्योंकि इजराइल ने हमेशा एक्यूज ये किया है कि रशिया के ऊपर क्यों ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रही, हमारी तरफ क्यों सारी दुनिया की तवज्जो है। तो ये ऐसे एक फोरम है जिसको हम कह सकते हैं, बट देखिए यूएनजीए बेसिकली रिप्रेजेंट्स द एंटायर इंटरनेशनल कम्युनिटी। एससीओ की तरफ से ऑल्टरनेट आप कह सकते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के तौर पे मेरा नहीं ख्याल कि एक ऐसा फोरम होगा, या स्टेटमेंट्स जारी किया जा सकता है, पर उससे ज्यादा प्रॉमिसिंग जो फोरम्स हैं वो ज्यादा करीब हैं फलस्तीन के। अंतालिया फोरम है तुर्किया का, वो एक अच्छा फोरम साबित हो सकता है। और अर्दोगान का हम सबको पता है, इज अ वेरी पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान, वो फलस्तीन की हमेशा से हिमायत ही करते आए हैं। आस्ताना प्रोसेस भी है, उसके अंदर भी बातचीत की जा सकती है, जहाँ पे अफगानिस्तान का मसला है वहाँ के ऑक्यूपेशन के ऊपर भी बात की जा सकती है। आस्ताना ऑब्वियसली कजाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। तो ये सारी ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म्स की तरफ से मजम्मत आ सकती है, पर प्लान्ड एक्शन इस वक्त अमेरिका, और मैं इस चीज को आर्ग्यू करूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो अमेरिका है वो भी तनहा हो चुका है हिंदुस्तान की तरफ। यूरोप के अंदर उनका नैरेटिव नहीं उस तरह से नहीं बिक रहा। इटली जैसा मुल्क जहाँ पे जॉर्जिया मेलोनी उनकी प्राइम मिनिस्टर है और वो हार्ड लाइन पॉलिसीज में बिलीव करती हैं, तो उधर प्रेशर पड़ रहा है कि आप ही अपना स्टांस चेंज करें। इमैनुअल मैक्रोन की इस्लामोफोबिक पॉलिसीज थी फ्रांस के अंदर, उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है कि उन्होंने स्टांस चेंज किया, और वो स्टांस चेंज हुआ भी है। अमेरिका की तरफ से मेरा इस वक्त यही ख्याल है कि यूएनजीए अनफॉर्चुनेटली इज द ओनली फोरम, पर बात वही आ जाती है कि जब तक चेंज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगी, मेरे हिसाब से स्टेटस को चेंज नहीं होगा। अलबत्ता डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी के अंदर काफी मनफी असरात पड़े। ठीक, लास्टली हमजा रिफत साहब, इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान ने क्या गेन किया है?
पाकिस्तान ने काफ़ी कुछ गेन किया है डिप्लोमेटिकली। मिडल ईस्ट के अंदर हमेशा से हमारा एक इंटरेस्ट तो रहा है। हरमैन शरीफैन की अगर हम बात करें, ईरान सऊदी ताल्लुकात के हवाले से हमने हमेशा एक न्यूट्रल पॉलिसी अपनाई है। और बट इस वक्त ये जो सऊदी अरेबिया के साथ जो डिफेंस पैक्ट है, साथ साथ मेरा अपना मानना ये है कि इस वजह से एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, क्योंकि अमेरिका भी आपको सुन रहा है। मुसलमान ममालिक जो है, जो जीसीसी मेंबर कंट्रीज हैं, उनमें से कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनके अब्राहम अकॉर्ड्स हैं इसराइल के साथ, उन्होंने भी हिंदुस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है। आज हिंदुस्तान को उस तरह से पूछा नहीं जा रहा जिस तरह से पहले पूछा जा रहा था, वो मोदी की अपनी पॉलिसीज की वजह से। और एक इग्नोरेंस और ह्यूब्रिस जो हिंदुस्तान की तरफ से, उसको आप कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं पाकिस्तान की मल्टी वेक्टर पॉलिसी के हवाले से, जहां पे बात की जा रही है तिजारत की, बात की जा रही है सिक्योरिटी अम्ब्रेलास की, और साथ साथ इसराइल को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और साथ साथ अभी ये थोड़ी देर पहले की खबर है कि IMF से गुजारिश की जा रही है कि हमारे फ्लड सिचुएशन को भी देखा जाए, और अमेरिका के साथ हमारे इस वक्त ताल्लुकात काफी ज्यादा बेहतर हैं। तो मेरे ख्याल से दिस इज अ डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। हमें बहुत ज्यादा मिडिल ईस्टर्न अफेयर्स के अंदर इंट्रेंच नहीं होना चाहिए, जब बात आ जाती है मक्का मदीना की हिफाजत की या फलस्तीन की हिफाजत के लिए, तो वी आर डेफिनेटली देयर। सो इट्स अ डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर अस। और नरेंद्र मोदी, बीजेपी, हिंदुत्व, फैशिज्म की जो आइडियोलॉजी है, वो काफी हद तक तनहा हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमजा रिफत साहब आपके वक्त के लिए। इंटरनेशनल रिलेटेड हमजा रिफत साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज फिर जो है हियरिंग हुई तोशाखाना 2 केस से मुताल्लिक, क्या डेवलपमेंट्स हैं, इस पर कुछ बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। सियासत में इल्ज़ाम तराशी को नई बात नहीं है। बरसों से ये रवायत चलती आ रही है कि सियासी जमातें और रहनुमा एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते रहे और इसके जरिए अपनी सियासी पोजीशन मुस्तहकम करने की कोशिश करते हैं। आज भी यही सिलसिला जारी है। जैसा कि मौजूदा हालात में तहरीक इंसाफ की मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है कि उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और नैब को बतौर आलाकार इस्तेमाल किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि ये इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर भी लगता रहा है। जब वो बरसर इक़्तिदार थी उस वक्त मुखालिफ सियासी जमातें यही शिकवा करती रहीं कि PTI हुकूमत नैब को मुखालिफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। बहरहाल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी PTI तोशाखाना 2 रेफरेंस केस में ये सवाल उठा रहे हैं कि इस केस में सिर्फ उन्हें और उनकी अहलिया को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। वो ये दावा कर रहे हैं कि जब वो वज़ीर आज़म थे तब तमाम तहाइफ की मालियत सरकारी तौर पर मंजूर शुदा माहिरीन ने लगाई थी और ये पॉलिसी के मुताबिक था। उन्होंने कहा कि इस मामले या किसी और मुकदमे में भी कोई असर व रसूख इस्तेमाल नहीं किया गया और इसकी मुकम्मल ज़िम्मेदारी माहिरीन पर आयद होती है। बानी PTI की जानिब से ये तासुर दिया जा रहा है कि उन पर बनाए जाने वाले मुकदमात बेबुनियाद हैं, लेकिन दूसरी जानिब इन इल्ज़ामात को देखें तो सिर्फ इल्ज़ामात लगाने से तो बानी PTI के केसेस ख़त्म होने वाले नहीं हैं। अगर बानी PTI को अपने तमाम केसेस से रिहाई चाहिए तो मेरिट पर इन केसेस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बानी PTI के वकला इन केसेस का सामना करने को तैयार नहीं। एक तासुर है, यानी ये तासुर भी नुमायाँ हो रहा है कि बानी PTI और उनकी कानूनी टीम अदालतों में मुकदमात लड़ने की बजाय ज़्यादातर बयानिए की सियासत पर इन्हिसार कर रही है। वकला बार बार अदालतों से रिलीफ लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब मुकदमात के मेरिट पर बात करने का वक्त आता है तो अक्सर हिकमत अमली दिफाई नज़र आती है। इसी रवैये से सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई इन मुकदमात को मेरिट पर लड़ने के लिए तैयारी मुकम्मल है या फिर सियासी दबाव और जल्द से एहतजाज पर ज़्यादा इन्हिसार किया जा रहा है। शायद ये वजह है कि आज एक केस में बानी PTI ने व्हाट्सएप वीडियो पर पेश होने का बायकॉट किया और इस हवाले से सलमान अकरम राजा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो मुकदमा चल रहा है उसका बानी PTI ने बायकॉट किया। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सेनेटर साहब, सबसे पहले तो ये सवाल उठ रहा है ना कि व्हाट्सएप पे अगर वीडियो लिंक के जरिए बानी PTI की हाज़िरी हो रही है तो फिर उसको उस प्रोसेस को चलना चाहिए, क्योंकि PTI बार बार ये कहती है कि केस नहीं लग रहा, तो जब लगता है तो फिर बायकॉट कर दिया जाता है, जिससे तासुर बढ़ता है कि शायद अदालत के अंदर जो है सामना करने को, केसेस का सामना करने को तैयार नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी PTI। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह पहले मुझे एक बात बताएं। नॉर्मली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, नॉर्मली जो ऑनलाइन जो भी चीज़ होती है, चाहे वो कंसल्टेशन हो, चाहे वो कुछ चीज़ हो, वो होती है डिस्टेंस की वजह से। कि मैं किसी दूसरे मुल्क में हूँ, मैं उधर आ नहीं सकता, या मैं किसी दूसरे शहर में हूँ, मैं उधर आ नहीं सकता, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि जी आप मुझे एज अ विटनेस ऑनलाइन ले ले, एंड आई वुड स्टिल लाइक टू डू इट, या मैं अपना केस डिफेंड करना चाहता हूँ, मुझे ऑनलाइन ले ले। दैट इज, मुझे ये समझ नहीं आती कि जो आदमी तकरीबन 1 घंटे से कम की मसाफत में है फ्रॉम अडयाला जेल टू हाई कोर्ट, इसमें क्या प्रॉब्लम है?
तो सेनेटर साहब, दिस इजंट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। इससे पहले भी वीडियो लिंक पर उनकी हाजिरी हुई है और जाहिर है उसके लिए जो रीजन दिया जाता है वो सिक्योरिटी। मेरा सवाल है इसमें मसला क्या है? व्हाई कांट दे ब्रिंग द इमरान खान टू द कोर्ट्स? मैं ये तो कह रहा हूं सर कि जवाब इसमें सिक्योरिटी का दिया जाता है। और आपको याद होगा कि मुझे एक बात बताएं, वो मुल्क जो एक कैदी को सिक्योरिटी नहीं दे सकता अपने मुल्क के अंदर, वो किसी और मुल्क के साथ जाके सिक्योरिटी के मुआहदे कर रहा है। मतलब डोंट यू थिंक इट्स अ पैराडॉक्स? डोंट यू थिंक इसमें हंसने वाली बात है? ये वो बात आपने कर दी है कि इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा जाता है कि जंग की हालत में भी जब भारत के साथ हम इन स्टेट ऑफ वॉर थे तो उस वक्त आप भारत के साथ खड़े हुए थे। देखिए, मैं आप मुझे समझे नहीं है, आप इसको दोबारा गलत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं एक मुल्क की कैपेसिटी है कि वो किसी और मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है हर लिहाज से, लेकिन जब वो अपने एक बंदे की बात करता है वो कहता है मैं इसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता हूं, इसका मतलब है वो यहाँ नहीं। लेकिन वैसे सेनेटर साहब, अगर टेक्नोलॉजी मौजूद है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये मुकदमा चलाया जा सकता है तो इसमें क्या अमर माने हैं? नहीं सर जी, मैं देखे ना, मैं टेक्नोलॉजी की बात नहीं होती है। मैं वहां खुद जाना चाहता हूं। मैं उस कमरे अदालत में, बहुत फर्क होता है आप ऑनलाइन शॉपिंग में और आप दुकान के अंदर जाके शॉपिंग में, जमीन आसमान का फर्क है। आप हाथ से एक चीज देखकर और उसके बाद करते हैं और आप ऑनलाइन करते हैं, जमीन आसमान का फर्क है। Why don't you understand this thing? देखिए, अभी तो पीटीआई का शिकवा ये है कि केसेस लग नहीं रहे। बता देता हूं, देखिए, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। हम लोगों को ईमानदारी से, आपको मुझे ईमानदारी से बताना चाहिए कि ये जो सारा सिस्टम चल रहा है, ये एक आदमी को क्या कह सकते हैं उसको एक किस्म का फंसा रहे हैं। उसको, उनको पता है कि ये आदमी वहां आएगा तो ये बात करेगा तो उसकी बात में वजन है। वो कह रहे कि नहीं, इसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए कैसे इसको साइडलाइन कर सकते हैं। ये वो तरीका है जो आपको भी पता है ये गलत है। अच्छा, वैसे सेनेटर साहब मुझे समझाइएगा, जो बात बानी पीटीआई वीडियो लिंक पे करेंगे वो भी तो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनेगी सर? नहीं सर, बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मतलब मुझे नहीं पता आपने कभी ऑनलाइन इंटरव्यू दिया और आप कभी वहां सामने जाके इंटरव्यू दे रहे हो, जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, अभी तो आपको हम भी आपको ऑनलाइन लेते हैं ना सर शो के अंदर। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप क्या प्रेफर करते हैं, ऑनलाइन या आप शो के अंदर लोगों को प्रेफर करते हैं? किसमें फर्क है? बहुत अच्छा हो कि आप स्टूडियो में मौजूद हो, लेकिन नहीं, एक मिनट है जय, मैं आपको सुन लेना, मैं आपको ट्राई टू अंडरस्टैंड। असल चीज स्टूडियो के अंदर है, मैं वहां आ नहीं सकता। मैं अभी एक प्रोग्राम करके आ रहा हूं स्टूडियो से, लेकिन मैंने कहीं और होना था, तो मैं चूंकि ये ट्रेवल टाइम में दोबारा कर नहीं सकता था इस एक टाइम पीरियड में जो आप चाह रहे थे, इस वजह से मैंने आपको रिक्वेस्ट की कि जी मुझे आप उस पे ले ले, वरना अगर नहीं होता तो मैं स्टूडियो में आता। ठीक है, अच्छा सर, पॉइंट टेकन सर। एडवांटेज है वहां पे, ठीक है सर, पॉइंट टेकन। सेनेटर साहब, मैं बोल रहा होता हूं, मुझे एडवांटेज है, आपको पता है मुझे एडवांटेज होता है जब मैं स्टूडियो में होता हूं, मैं यहां से क्यों बोलूं? ठीक है सेनेटर साहब, पॉइंट टेकन। अब बात यह है कि आप ये कहते हैं कि पूरे का पूरा सिस्टम एक शख्स को आइसोलेट करने पे लगा हुआ है या उसको कॉर्नर्ड कर रहा है। अब नैब को आप कहते हैं कि ये विच हंटिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके दौर में जब आप हुकूमत में थे, ऑपोजिशन ये कहती थी कि नैब न्याजी गठजोड़ है, नैब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और विच हंटिंग के टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। वो तो जरदारी न्याजी को भी भाई भाई कहते थे कि नहीं कहते थे? नहीं, लेकिन बट टू रॉन्ग्स कैन नेवर मेक राइट ना, उसकी जस्टिफिकेशन तो ये नहीं है। मैं कौन सा कह रहा हूँ जस्टिफाई कर रहा हूँ? मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज्यादातर लोग, मतलब जरदारी साहब थे, मियां नवाज शरीफ साहब थे, उनकी बहन थी जरदारी साहब की, वो थी। इन सब के ऊपर केसेस तो पुराने चले आ रहे थे। हमारे टाइम पे 2 या 3 लोगों के नैब वाले केसेस थे, बाकी और होंगे। नैब वाले केसेस 2-3 थे। एक जो मियां शहबाज शरीफ साहब के हुआ था, और वो हुआ था कि जिसके अंदर एक बहुत बड़ी तादाद जो है ना, वो कभी मुंशी के अकाउंट से निकल रही है, कभी उसके अकाउंट में। और ये वो चीजें हैं जिसको हम, या फेक अकाउंट था और या फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला था, और जिसके ऊपर जो मैंने सुना है, इवन के जनरल बाजवा साहब, मेरे ख्याल में ये कितने, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि जनरल बाजवा साहब ने भी उन्हें कहा था कि ये आपने क्या किया, तो उनका जवाब था जी बच्चों से गलती हो गई है। देखिए, बहुत सारी चीजें थी, वो थी, लेकिन ज्यादातर जो केसेस जो नैब में चले आ रहे थे वो पहले से थे। अब मैं आपको बता देता हूँ, नैब बेसिक
बेसिकली ये भी मनहून मिन्नत है मियां नवाज शरीफ साहब की, जिन्होंने सैफुर रहमान जो होता था ना, वो क्या कहते हैं उसे, जी, एहतसाब कमीशन के सरबराह थे ना, एहतसाब कमीशन उसमें था। और एहतसाब कमीशन आपको भी पता है और सबसे ज्यादा जरदारी साहब को पता है कि एहतसाब कमीशन क्या था। उसी का शनाख्ती कार्ड बदल के उसको नैब का नाम दे दिया मुशर्रफ ने, लेकिन काम उससे वही लिया। देखिए प्रॉब्लम नैब में नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूं, आपने भी वही काम लिया ना सर, आपने कौन सा कोई डिफरेंस क्रिएट कर दिया? सर मेरी बात सुन ले, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं दोबारा कहता हूं, नैब का होना जरूरी है, क्योंकि नैब के लिए एक एहतसाब का होना, जो एलीट के लिए हो एहतसाब हो, उनका होना जरूरी है। लेकिन हो क्या रहा है, नैब इज बिकमिंग अ टूल। अच्छा, ये टूल में नैब का प्रॉब्लम नहीं है, उनके अंदर जो लोग, मेरे जैसे लोग जो जब काम करते हैं ना, हम लोग टूल बन जाते हैं फॉर आई डोंट नो व्हाट रीजन। हम लोग टूल बन जाते हैं, पॉलिटिकल टूल, विच हंटिंग के लिए, या गवर्नमेंट या और इदारों के हम टूल बन जाते हैं, विच इज रॉन्ग। ये गलत है। इसको ठीक करने के लिए अदालतों का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। लेकिन हमने क्या किया, अदालत को जो 10 से 20% सिर्फ इंडिपेंडेंट थी, हमने उसका बिल्कुल सत्यानाश मार दिया। हमने कहा कि ये 10% भी क्यों इंडिपेंडेंट है, पहले ही हमारी अदालतें खराब थी। यही वजह है कि पाकिस्तान तरक्की नहीं करता, क्योंकि अल्लाह ताला का उसूल है, जो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आज से कितने 100 साल पहले बताया था कि देखो जुल्म का निजाम चल जाए, सॉरी जुल्म का निजाम नहीं चलेगा, कुफार का निजाम चल जाएगा। उसकी वजह यह थी कि कुफर के निजाम में होते हैं सर, तो करना भी अच्छा लगता है, सुनना भी अच्छा लगता है। जब हुकूमत में आते हैं तो मामला तब्दील हो जाते हैं। हुमायूं मोहम्मद साहब, मुझे ब्रेक लेनी सर, क्विकली वाइंड अप कर लीजिएगा, देन आई हैव टू टेक अ ब्रेक सर। देखिए, मैं बिल्कुल नहीं डिफेंड करूंगा। हमारे टाइम पे जो गलत हुआ था मैं उसको कभी डिफेंड नहीं करूंगा। क्यों? मैं किसी को खुश करने के लिए मैं अल्लाह ताला को खफा नहीं कर सकता। तो मेरे लिहाज से हमने भी गलतियां की हैं, मेरे लिहाज से वो है। लेकिन क्या हमें ये गलतियां करते रहना चाहिए इसके बावजूद कि हम लोग कह रहे हैं कि गलत है? नहीं। ठीक है सेनेटर साहब, आई हैव टू टेक अ ब्रेक हियर। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं मोहम्मद, पाकिस्तान तहरीक हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डकी भाई के बाद एक और यूट्यूबर रजब भट्ट के गिर्द भी घेरा तंग होने लगा है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक मुकदमे में यूट्यूबर रजब भट्ट को जुआ और सट्टेबाजी वाली ऐप्स की तशहीर के इल्जाम में नामजद कर दिया है। एफआईआर के मुताबिक रजब भट्ट ने अपनी मकबूलियत को इस्तेमाल करते हुए ऐसी वीडियोस और इश्तिहारात नशर किए जिनके जरिए आवाम को ये यकीन दिलाने की कोशिश की गई है कि इन ऐप्स में सरमायाकारी करके फौरी मुनाफा हासिल किया जा सकता है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स निकली और आवाम की बड़ी तादाद ने अपनी मेहनत की कमाई गंवा दी। एफआईआर के मुताबिक रजब भट्ट एक मारूफ बेटिंग ऐप के ब्रांड एम्बेसडर भी रहे, जिनका मतलब ये है कि ये इश्तिहारात महज वक्ती या इत्तफाकी नौयत के नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म प्रमोशनल कैंपेन का हिस्सा थे। NCCIA के मुताबिक रजब भट्ट को बार बार नोटिस जारी किए गए ताकि वो तफ्तीश में शामिल हों, लेकिन उनकी जानिब से पेश ना होने पर बिलाखिर मुकदमा दर्ज किया गया। इस पेशरफ्त ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स अपनी शोहरत और असर व रसूख को अवामी एतमाद के साथ खेलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मामला सिर्फ रजब भट्ट तक महदूद नहीं रहा। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इसी नौयत के इल्ज़ामात पर 2 मज़ीद यूट्यूबर्स अनस अली और हुरैरा के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज किए हैं। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जुआ और सट्टेबाजी की तशहीर एक वसी मसला बनता जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स मुलव्वस हैं। और सवाल ये पैदा होता है कि इन यूट्यूबर्स को ऐसे मुआहदे करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? क्या ये सिर्फ माली फ़ायदे की खातिर है, या फिर उन्हें इस बात का इदराक नहीं है कि उनकी तशहीर के नतीजे में लाखों नौजवान गुमराह हो सकते हैं? यही वजह है कि रियासती इदारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मामले पर कड़ी नज़र रखें और ऐसे इक़दाम करें जो मुस्तक़बिल में आवाम को नुकसान से बचा सकें। अब रजब भट्ट के केस में सबसे अहम पहलू यह है कि वो बार बार मौका मिलने के बावजूद तहकीकात में शामिल नहीं हुए। अगर वो बर वक्त इंक्वायरी में शामिल हो जाते तो शायद मामला इतना संगीन ना बनता, लेकिन उनके इस रवैये ने इदारों में ये तासुर उभारा है कि वो एहतसाब के अमल से बचने की कोशिश कर रहा है। ये तर्ज अमल ना सिर्फ उनकी अपनी साख को मुतासर करता है बल्कि पूरी यूट्यूब कम्युनिटी पर भी सवालिया निशान लगा देता है। ये भी दुरुस्त है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर तो प्रमोशंस एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है और यूट्यूबर्स के लिए यह आमदनी का बुनियादी जरिया है, लेकिन यहाँ एक बुनियादी फ़र्क समझना ज़रूरी है। वो प्रमोशंस जो अवामी फ़ायदे या तफरीह से जुड़ी हों, उन्हें प्रमोट करने में तो कोई कबाहत नहीं है, लेकिन वो प्रमोशंस जो बराह रास्त अवाम के माशी नुकसान का सबब बने, उन्हें प्रमोट करना अखलाकी और कानूनी तौर पर गलत है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
गुर्बत एक ऐसा जख्म है जो किसी भी कौम के जिस्म और जान को खोखला कर देता है। जब लोगों की मेहनत के बावजूद उनके घरों के चूल्हे बुझने लगे, जब ख्वाबों की कीमत रोटी के एक टुकड़े से भी कम रह जाए, तो ये सिर्फ इनफरादी नहीं बल्कि कौमी अलमिया बन जाता है। पाकिस्तान में हालिया बरसों में गुर्बत की शरह में इजाफा इसी तल्ख हकीकत की अक्कासी करता है। आलमी बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में गुर्बत की शरह 25.3% तक जा पहुंची है, जो न सिर्फ एक तशवीशनाक सूरत हाल है बल्कि आइंदा के लिए बड़े खतरे की घंटी भी मालूम होती है। ये इजाफा इस पस मंज़र में ज़्यादा हैरानकुन नहीं है कि पाकिस्तान ने 2001 से 2015 तक गुर्बत में नुमाया कमी देखी थी, लेकिन माशी और माहौलियाती झटकों के बाद ये कामयाबी तेज़ी से ज़ाइल होती जा रही है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कौमी गुर्बत की शरह 2002 में 64.3% थी, जो मुसलसल कमी के बाद 2018 तक 18.3% तक आ गई। ये कामयाबी बड़ी हद तक गैर ज़रई आमदनी में इजाफे की वजह से मुमकिन हुई, क्योंकि ज़्यादातर घराने खेती बाड़ी से निकलकर दीगर शोबों में रोज़गार तलाश करने लगे। लेकिन 2020 के बाद से गुर्बत दोबारा बढ़ने लगी और 2022-23 में यह 18.3% से बढ़कर 24.8% हो गई, जबकि अब माली साल 2024-25 में ये 25.3% की रिकॉर्ड सतह तक पहुँच गई है। ये आदादोशुमार न सिर्फ तरक्की की सुस्त रवी का पता देते हैं बल्कि ये भी जाहिर करते हैं कि मौजूदा माशी निज़ाम गरीब तबके के लिए सहारा फराहम नहीं कर पा रहा। अब गुर्बत बढ़ने की वजूहात पर नज़र डालें तो इसके कई पहलू सामने आते हैं। सबसे पहली बड़ी वजह कोविड-19 की वबा थी, जिसने लाखों अफराद की आमदनी मुतासर की और रोज़गार के मौके महदूद कर दिए। इसके बाद 2022 के तबाहकुन सैलाब ने खेती बाड़ी और इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुँचाया, जिसका असर बराह रास्त गरीब तबके पर पड़ा। मजीद ये कि पाकिस्तान की मईशत में मुसलसल दबाव, बढ़ती हुई महंगाई और करेंसी की कदर में कमी ने मुतवसत और निचले तबके को मजीद कुचल दिया है। आलमी बैंक की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान की 95% जो अफरादी कुव्वत है वो गैर रस्मी शोबे में काम कर रही है, जहाँ ना तो मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ है, ना ही समाजी सहूलियात है। इसके साथ ही ख़वातीन और नौजवान बड़ी हद तक लेबर फोर्स से बाहर हैं, जिसकी वजह से माशी इम्कानात महदूद रहते हैं। माशी निज़ाम में सुस्त और गैर मुतवाज़न तब्दीली गुर्बत के इजाफे की बड़ी वजह करार दी गई है। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अब तक रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।